हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। और सबसे पहले तो आप अपने आप को थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। आपने लगभग हाफ सिलेबस एथिक्स का अभी तक कवर कर लिया है। हमारे 17-18 लेक्चर एथिक्स पे ऑलरेडी हो चुके हैं और 2-3 दिन से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था किन्हीं वजह से। और कई लोग फिर टेलीग्राम में मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर आप ये कोर्स आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं अब, क्या आप इसको पूरा करेंगे नहीं करेंगे। तो भरोसा रखिए, दिस ईयर दिसंबर से पहले कोशिश की जाएगी 15 दिसंबर से पहले पहले आपका एथिक्स का पूरा इसमें कोर्स कवर हो जाए और एकदम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आपको इसमें पूरा मटेरियल मिलेगा और पूरा कोर्स आपसे कवर करवाया जाएगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ये आपका यूपीएससी का सिलेबस है। हर नए टॉपिक के साथ हम ये सिलेबस भी साथ में देखते जाएंगे ताकि ये तो पता चले कि हाँ यूपीएससी के सिलेबस से ही पढ़ रहे हैं, आपको भरोसा तो रहे कम से कम। ये देखो, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ऑलरेडी हमने कर दिया है। एटीट्यूड का पार्ट, ये सारी चीजें हमने परसुएशन वगैरह, सोशल इन्फ्लुएंस है ना, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, स्ट्रक्चर्स, ये हमने पहले कवर कर दिए हुए हैं। अगर आपने स्टूडेंट है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी हमने पहले कर दिया हुआ है ना। अब ये वाला पार्ट हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ये सारी चीजें, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, है ना। और मतलब एक एक करके इन सारी वैल्यूज को हम पढ़ेंगे, कैसे इनको डेवलप किया जा सकता है आदमी में, ये सारे फैक्टर पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी इसी से ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाती है कि हाउ कैन दीज वैल्यूज, दीज पर्टिकुलर वैल्यूज हेल्प इन public administration and how can these values be developed artificially in the public administrators। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसमें एक दो लेक्चर्स लग जाए, एक दो और लेक्चर इसमें लगे तो ये टॉपिक अच्छे से हम क्लियर करेंगे। बाकी फिर एक बार जब ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो यूपीएससी ने पहले जो भी क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं इस टॉपिक से, वो भी फिर हम बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यही बात, यही क्वेश्चन कि भाई वैल्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है। आप तो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट? आप प्रशासन से जुड़े हुए हैं। प्रशासन में आपने मूल्यों से क्या लेना देना, आपको वैल्यूज से उसमें क्या लेना देना। अपराइटनेस, है ना, और ये इम्पार्शियलिटी वगैरह वगैरह, ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है आपके प्रशासन में। अब क्वेश्चन एक ये भी आता है, जो रियलिस्ट थॉट है, रियलिस्ट थॉट माने जो कि दुनिया को एक इस तरीके की एंटिटी के तौर पे देखते हैं जहां पे इंसान सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, जो दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं, वो रियलिस्ट लोग तो कहते हैं कि भैया स्टेट की आप मशीनरी है, आप फोर्स यूज करने वाले लोग हैं, वैल्यूज का फिर आपके लिए क्या लेना देना। वो जो वैल्यू लेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो अथॉरिटेरियन रिजीम के कंटेक्स्ट में आपके ठीक बैठता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, वैल्यूज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Values become very important when it comes to democratic style of government, inclusive government. In that system, एक ऐसा हमारे सामने लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें कि डेफिनेट सी बात है बड़े सारे लूप होल्स होंगे, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लॉ एड्रेस करता ही नहीं है। लॉ में, कानून में कई सारी चीजों के बारे में बातें नहीं की गई है, उन सारी चीजों को, उन डायमेंशंस को ऐड ही नहीं किया गया है। उन सारी चीजों को हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्फीयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि भाई जहां आदमी को अपने डिस्क्रिशन से, एडमिनिस्ट्रेटर को कोई डिसीजन लेना हो तो वो डिस्क्रिशनरी डिसीजन कौन से बेसिस पे लिए जाएंगे, कौन से ग्राउंड्स पे लिए जाएंगे, उन डिस्क्रिशनरी डिसीजंस की नेचर कैसा होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी आपके वैल्यू सिस्टम में, कि भाई आपका वैल्यू सिस्टम किस तरीके से फ्रेम हुआ है।
आपके मूल्य किस तरीके के हैं? क्या आप एक ऑथोरिटेरियन हैं? अगर आप एक ऑथोरिटेरियन होंगे, अगर आप एक टोटलिटेरियन टाइप ऑफ पर्सन होंगे, अगर आप एरिस्टोक्रेटिक पर्सन होंगे, तो क्या होगा कि आप अपने आप को पावरफुल पोजीशन में रखने की कोशिश करेंगे और हमेशा दूसरों को वैल्यू देने से आप बचेंगे, आप उन्हें कम वैल्यू असाइन करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है। तो व्हाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बता दिया कि दे डिटरमाइन द नेचर ऑफ योर रिफ्लेक्सिव एक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्लेक्सिव एक्शंस माने वो एक्शंस जो आपने अनकॉन्शियसली लिए हुए हैं, बिना सोचे समझे जब आप कोई भी एक्शन लोगे तो उन एक्शंस का नेचर कैसा होगा, उन डिसीजंस का नेचर कैसा होगा, ये डिटरमाइन करेंगे आपकी वैल्यूज। जिस तरीके की आपकी आत्मा होगी, जिस तरीके से आप डीप लेवल में सोचते हैं, जिस तरीके का आपका नेचर है, उसी तरीके के आप डिसीजंस भी लेंगे। वो सारा नेचर आपका आपके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट करेगा, वो सारी वैल्यूज आपके डिसीजन में रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव एक्शंस कौन से एक्शंस हुए? कई बार ऐसा होता है कि आपको तुरंत डिसीजन लेना है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है सोचने का, आप एक स्पाई हो कंट्री के, ठीक है, आपको ऑर्डर दिया गया था कि आपने कोई इंफॉर्मेशन लानी है इमरान खान के घर से, कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है इंपॉर्टेंट। आप घर के अंदर घुसे और वहां आपको पकड़ लिया, इमरान खान के एक बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ने। अब आपके रिफ्लेक्सिव एक्शन वहां पे डिपेंड करेगा कि आप उस परिस्थिति में बचने के लिए क्या करेंगे। क्या आप उस सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देंगे? ये सारी चीजें आपके वैल्यूज पे डिपेंड करेंगी कि आपके मूल्य क्या कहते हैं, आपको क्या करने की इजाजत दे रहे हैं, राइट? दोज आर रिफ्लेक्सिव एक्शंस, दोज आर डिस्क्रिशनरी एक्शंस एज वेल। तो जहां भी आपको अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे कोई निर्णय लेना है, ये सारे डिस्क्रिशन डिपेंड करेंगे कि आपका वैल्यू कैसे हैं, आपके एथिकल सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ है, आपका नेचर कैसा है। इसलिए वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप इनकी इंपॉर्टेंस आपके लिए क्लियर है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सर, ऐसे ही आपको बस उनको एक ही चीज 4 सेंटेंस में यहां पे लिखी हुई है, आप इसके 10 भी बना सकते हो। सिंपल सी बात है भाई, सभी को पता है वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। यही तो इंपॉर्टेंस है कि आपके जो डिस्क्रिशनरी एक्शन होंगे, जो आप एकदम से एक्शन लेंगे, उनका नेचर डिटरमाइन करेंगे आपकी वैल्यू। दूसरा, आपकी वैल्यूज आपके कैरेक्टर को फॉर्म करती है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। आपका नेचर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये डिपेंड करेगा आपकी वैल्यूज पे। क्या आपका कैरेक्टर एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है? क्या आप लोगों को उतना महत्व देते हैं? क्या आप पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं? क्या आप एक अच्छे लीडर हैं? ये सारे आपकी कैरेक्टर की विशेषताएं हैं और ये कौन डिटरमाइन करेगा? आपकी वैल्यूज, राइट? अगला कि दे वैल्यू बेस्ड डिसीजंस होल्ड मॉरल लेजिटिमेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो जो कि वैल्यूज पे बेस्ड हो, कोई ऐसा डिसीजन आप लोगे जहां आपके डिस्क्रेशन है कि भाई आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, पर अगर वो डिसीजन आपने वैल्यू पे बेस्ड लिया, मान लो लोगों के हित में लिया गया वैल्यू है, लोगों के हित में लिया गया डिसीजन है, तो वो उसकी एक मॉरल लेजिटिमेसी होगी। कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं बोल सकता उस डिसीजन में जब वो मॉरली ट्रू है वो डिसीजन। सो दे प्रोवाइड मॉरल लेजिटिमेसी टू योर एक्शन। नेक्स्ट, बीइंग करेक्ट फ्रीज यू फ्रॉम द फियर ऑफ 4 C's। इसको आप याद रख सकते हो अपने लिए, 4 C's, इसको आप रट सकते हो। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशली इंडिया में, 4 C से डरते हैं लोग। एक सीवीसी विजिलेंस कमीशन, एक सीबीआई, कैग और कोर्ट्स। जो भी आदमी इमोरल होगा, जिस भी एडमिनिस्ट्रेटर के, जिस भी ऑफिसर के डिसीजंस वैल्यू पे बेस्ड नहीं होंगे, एथिक्स पे बेस्ड नहीं होंगे, एथिक्स का जो डिसीजन उल्लंघन करेंगे, राइट, जो कानून का पालन नहीं करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर, उनके पीछे ये 4 C पड़ेंगे भैया। उनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, कैग में जवाब देना पड़ेगा, सीबीआई में जवाब देना पड़ेगा, सीवीसी में देना पड़ेगा। पर अगर मूल्यों पे आधारित आप डिसीजन लेते हैं तो आपको कोई डर ही नहीं है इन चीजों का।
आप बोलेंगे ठीक है आ जाओ मेरी जांच कर लो, हमने थोड़ी ना भैया लेटरिन के पाइप में पैसा चुरा के रखा हुआ है, हमने थोड़ी ना ऐसे कोई करप्शन किया हुआ है। आप सिंपल बोलोगे तो आपको कोई डर नहीं रहेगा इनका, और आप एकदम फ्रीली काम कर पाओगे। इसलिए वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। आई होप इंपॉर्टेंस इज क्लियर। क्लियर ना भी हो तो भी हाँ बोलना, कमेंट में लिखो, और कमेंट में बताना भी कि भैया कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है इन लेक्चर्स को, क्या क्या कमियां है लेक्चर्स में, कमियां तो बताओ कमेंट में, राइट? ठीक है, समझ नहीं आया रिकैप करके देख लेना, समझ बढ़िया आएगा। क्यों नहीं आएगा यार समझ, इतनी इजी सारी चीजें हैं, बस इजी चीजें हैं, इनको अलग अलग सेंटेंसेस में लिखना, ये एक कला आपने डेवलप करनी है अपने अंदर, बस। ठीक है, अब एप्टीट्यूड के बारे में क्या है भैया, एप्टीट्यूड क्या कहता है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? यहां देखो, ये देखो अपना सिलेबस, यहां पे ये वर्ड्स मेंशन्ड है कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। वैल्यू की तो हमने बात कर ली, अब एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड की बात नहीं, एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड मीन्स कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी, कंपीट करने की आपकी क्षमता, कॉम्पिटेंसी। एप्टीट्यूड आपकी योग्यता हिंदी में, कि आप कितने योग्य हैं, आप कितने कंपिटेंट हैं किसी भी काम को करने में। अब वो योग्यता कैसी होगी, योग्यता कैसी होगी, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट, किस तरीके की योग्यता? आपकी मॉरल कॉम्पिटेंसी, आपकी मॉरल कॉम्पिटेंसी, कि मॉरली आप कितने ठीक हो किसी काम को करने के लिए। ये नहीं कि भैया आपको बना दिया इसरो का चेयरमैन और आप सबसे अनएथिकल आदमी निकले, आपने पूरी भैया इंफॉर्मेशन बेच दी इंडिया की जितनी भी है, कैसे हम रॉकेट बनाते हैं, है ना, इंडिया ने जितनी भी डेवलपमेंट की हुई है रॉकेट साइंस में, आपने जाके बेच दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने खूब पैसा खिलाया आपको, तो आप मॉरली कॉम्पिटेंट नहीं हो उस जॉब के लिए, उस टास्क के लिए। इसीलिए हम इस एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं कि भैया हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में एक अच्छे एप्टीट्यूड, एक अच्छी योग्यता होने के नेचर क्या क्या है। तो वो योग्यता के पैरामीटर क्या होंगे, किन तरीके की योग्यताओं की हम बात कर रहे हैं, उसमें पहली है मॉरल कॉम्पिटेंसी, मॉरल योग्यता, मॉरल एप्टीट्यूड, कि भाई आप मॉरली कितने करेक्ट हो, मॉरल वैल्यूज को कितना आप होल्ड करते हो, कितने आप इम्पार्शियल हो, कितने आप ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हो, कितनी आप में इंटेग्रिटी है, कितने आप पीपल सेंट्रिक हो। ये है आपकी मॉरल कॉम्पिटेंसी। फिर आता है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। भैया सिर्फ मॉरली करेक्ट होना सही नहीं है, गांधी जी नहीं बनना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, सिर्फ मॉरली कॉम्पिटेंट होना सही नहीं है। ये भी कई बारी टाइम आएगा कि आपको लॉ एंड ऑर्डर बना मेंटेन करने के लिए किसी को ठसकाना पड़ जाए, बंदूक रखेंगे कनपट्टी पे एकदम, ठीक है, तो प्रोफेशनली भी आपको करेक्ट होना पड़ेगा। प्रोफेशनली करेक्ट होने का मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि आप किसी की आवाज दबा दो तो आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हुए, है ना। चाणक्य बनना हर जगह जरूरी थोड़ी ना है कि साम दाम दंड वेद लगा के आप चलो। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, कि आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो स्किल सेट आप में अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म में आप काम कर रहे हो, है ना, आपको पता ही नहीं है भैया कि ये कॉटलिन लैंग्वेज कैसे काम करती है, आपको पता ही नहीं है कि भैया जावा का कोड कैसे काम करता है, तो क्या आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हुए? नहीं। मॉरली कॉम्पिटेंस भला ही हो, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो मॉरलिटी का क्या करेंगे। गरीब लोगों को इजाजत नहीं है कि वो नैतिक बातें करने लगे वो आपकी गरीबी को और एग्रीवेट करेगा, फिर आपको बेचारा बना दिया जाएगा कि बेचारा ताकत है नहीं तो मजबूरी में आके मॉरलिटी की बात कर रहा है। तो इसलिए पहले ताकत लाओ। ताकत कैसे आएगी? प्रोफेशनल स्किल से। कहीं पे भी आपको अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी हो, प्रोफेशनल स्किल्स लाओ, साथ में मॉरलिटी से उसको सब्सटैंशिएट करो, सप्लीमेंट करो, राइट। सो दैट इज योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल स्किल्स भी आप में होनी चाहिए। और कैसी कॉम्पिटेंसी की हम बात कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी, रिस्क मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी। फॉर एग्जाम्पल सीएम का दौरा आपकी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, आप एसपी हैं, बाहर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर ने एकदम भौकाल मचा के रखा हुआ है आपके ऑफिस के बाहर, सीएम ने आपके ऑफिस में आना है,
चांसेस है कि उस कम्युनिटी के लोग जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कोई आके आए और सीएम को थप्पड़ मार जाए। एक थप्पड़ सीएम के गाल में, आपके गाल में 10 साल तक थप्पड़। आप ऐसे डिपार्टमेंट में भेज दिए जाओगे जहां उस डिपार्टमेंट का कुत्ता भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज वहां डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी कितनी है, आप उस रिस्क को कितने अच्छे से मैनेज कर पाओगे, कितना आप सीएम की सिक्योरिटी को वहां अच्छे से मैनेज कर पाओगे, लोगों को कैसे शांत कराओगे। दैट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और ये हर जगह काम आती है। और फिर आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, जो हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लेक्चर में, कि 5 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, राइट, कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, एम्पैथी, कंपैशन, ये 5 ऐसे कंपोनेंट्स हमने देखे थे। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि इससे आप जान पाओगे कि आपके इमोशंस भाई किस दिशा में जा रहे हैं। ये आपको सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाएंगे, अपने बारे में अवेयर ये आपको कराएंगे, आपको बताएंगे कि आप भैया आप टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हो। तो अपने आप को मैनेज करना भी एक कंपिटेंसी का पार्ट है, राइट। और ये सब वैल्यू सिस्टम में आता है। मेन बात ये है सर, ये स्पीकर महोदय आपको कह रहा है कि ये सब वैल्यू सिस्टम का ही पार्ट है, राइट। तो ये राइट, तो चलिए अब नेक्स्ट इसमें कि कंपोनेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड, कि एप्टीट्यूड के योग्यता के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इस पे पॉल एच एप्पलबी ने, ये आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हो, जो भी पीएसआईआर के स्टूडेंट है उनको पता होगा इस एप्पलबी के बारे में। इनकी एक काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखी है, और काफी क्रिटिसिज्म भी इन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किया हुआ है, तो उन्हें पता होगा पीएसआई या ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को। तो आप इनका नाम याद रख सकते हो, इन महाशय का नाम, राइट। तो इन्होंने एक पेपर लिखा अपना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए वेलफेयर स्टेट। इस पेपर में इन्होंने बताया कि भैया एक अच्छे योग्य एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्या योग्यताएं हैं, उनके उनके कैरेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो योग्यताओं कौन कौन सी एप्टीट्यूड, कौन कौन सी क्वालिटीज एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए, ये सारी बातें पॉल एच एप्पलबी ने लिखी है अपने पेपर में। कौन सा पेपर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए वेलफेयर स्टेट। तो ये सारे इन्होंने गिनाए हैं कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में। पहली बात, विलिंगनेस टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विलिंगनेस टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको सीएम वाला एग्जांपल दिया, आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएम आ रहा है, बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, देयर आर चांसेस कि धरने से उठ के कोई एक आदमी आए और एकदम चांटा मार जाए सीएम के चेहरे पे, राइट। तो उस टाइम आपको अज्यूम करनी पड़ेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मानना पड़ेगा कि यस, सीएम की सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कई लोग ऐसे ऑफिसर होते हैं वो मानते ही नहीं है कि ये कोई चीज मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमेशा बोलेंगे कि हाँ सीएम की सिक्योरिटी तो अलग से है, राइट। उनके लिए एस्कॉर्ट्स काम करते हैं, सीएम की अलग से सिक्योरिटी है, उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है सीएम को, तो उनका काम है ये सिक्योरिटी मैनेज करना, वो करेंगे ये। तो इस वजह से आपकी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है वो काफी कम हो जाती है। तो अपनी कॉम्पिटेंसी में बनाए रखने के लिए हमेशा जहां भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अगर मेरी 25% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज के लिए, तो अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ यू फेल टू fulfill your responsibilities. Even if you fail to fulfill your responsibilities, you should simply accept that that was your responsibility and it was your failure to in fulfilling the tasks, the things that your position required from you to do। और फिर आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से आप एपोलॉजी भी
अपने तरीके से वहां पे डाल सकते हो, राइट। तो दैट रिफ्लेक्ट्स योर क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर कि हाँ ये बंदा कम से कम एग्री तो कर रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ऐसा नहीं है कि मान ही नहीं रहे हैं, नहीं भैया हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन ओरिएंटेड। वो आदमी एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। एक प्रॉब्लम है इंडिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वी आर रनिंग इन अ सरप्लस ऑफ थॉट्स एंड डेफिसिट ऑफ एक्शंस। हमारे पास थॉट्स बहुत ज्यादा है, सरप्लस में है, एक्शंस में डेफिसिट है। कोई कोई काम करना ही नहीं चाहता, सजेशन सब देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ऐसे हैं, सजेशन सब देंगे, एक्शन कोई नहीं लेना चाहेगा। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर विलिंगनेस टू टेक डिसीजंस। मुझे नितिन गडकरी की एक इसमें लाइन सेंटेंस याद आता है, मैंने एक लेक्चर में वो आपको बताया हुआ था कि भाई नितिन गडकरी ने कहा मुझे वो ऑफिसर ज्यादा पसंद आते हैं जो गलत डिसीजन ले, बजाय उनके कि जो डिसीजन ले ही ना। या बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इंडिया में जो डिसीजन ही नहीं लेते हैं, फाइल पड़े रहेंगे और उनको हम कहते हैं रेड टेपिज्म, फाइल लटका के रखेंगे, वो डिसीजन ही नहीं लेंगे। तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव की क्वालिटी नहीं है। गुड लिसनर, अगर आप दूसरों को लिसन करोगे, अच्छे लिसनर होंगे, तभी आप समझ पाओगे कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, नई चीजों को आप लर्न कर पाओगे। इसलिए आपका गुड लर्नर होना भी अच्छा है, बेहतर है। क्यों? क्योंकि सर देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ टाइम, टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग, टाइम इज नेवर कांस्टेंट। और हर बार जैसे ही एक सेकंड बीतता है, आपके एक सेकंड पहले की नॉलेज इररेलेवेंट होने लगती है, थोड़ा थोड़ा करके इररेलेवेंट होने लगती है। 10 साल पहले आप जो जानते थे, हो सकता है उसका बड़ा पार्ट आज इररेलेवेंट हो। तो आपको एक कांस्टेंट लर्नर होना पड़ेगा, नई चीजें सीखना पड़ेगा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए। गुड टीम वर्कर होना चाहिए। सही बात है, ऐसा नहीं है कि भाई गधे माफिक लगा रहे कि हाँ ये काम भी हम ही करेंगे, हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट है जी। टीम वर्कर, टीम में काम बांटो, टीम से काम लो। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ बाय बिल्डिंग हिज कॉम्पिटेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई अपने आप को प्रूव करो ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैपेसिटी होनी चाहिए, ना कि चापलूसी करके वो कहीं से अपनी पोजीशन ले। नेक्स्ट है कि अवॉइड यूजिंग पावर फॉर हिज ऑन पर्पस। बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया अपने लिए अपनी पावर का यूज मत करो कभी भी। इवन अगर आप ऑथराइज्ड हो इस तरीके से अपनी पावर का यूज करने के लिए कि वो आपके बेनिफिट में हो, इवन इफ यू आर ऑथराइज्ड, फिर भी अपनी मॉरल कॉम्पिटेंसी शो करने के लिए मत करो अपने यूज, अपने बेनिफिट के लिए अपनी पोजीशन का यूज। ये आपकी मॉरल अथॉरिटी, मॉरल लेजिटिमेसी को डिमिनिश कर देगा, राइट। तो ये स्पीकर महोदय क्या कहते हैं? यार ये तालियां ही नहीं बजा रहा है यार। हाँ, मैंने इसमें साउंड इफेक्ट डाला हुआ था, चलो छोड़ो, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कि फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। सिंपल, ये फिर इसके आगे इलेबोरेट हम बाद में करेंगे कि भैया हाँ चलो ये भी अभी सीख लेंगे कि किस तरीके से आप इन वैल्यूज को डेवलप कर सकते हो। फाउंडेशनल वैल्यूज क्या क्या है, इनको एक इलेबोरेट तरीके से हम आगे फिर अगले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे कि क्या होता है ऑनेस्टी का रियल मीनिंग क्या है ना, इंटेग्रिटी क्या होती है, इम्पार्शियलिटी, ये सारी फाउंडेशनल वैल्यूज है सिविल सर्विसेज की जो आपको जरूरी है ना। ऑब्जेक्टिविटी, प्रोबिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ना कि अपनी सर्विस में, एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन है ना, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, ये सारी चीजें हैं जो कि फाउंडेशनल वैल्यूज मतलब सिविल सर्विसेज जिन वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, जिन वैल्यूज को अगर हटा दिया जाए तो सिविल सर्विसेज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो एकदम राजशाही हो जाएगी। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक सिविल सर्विसेज, स्पेशली डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए। तो इन सभी वैल्यूज को हम एक एक करके आगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि भाई क्या अगर आप में ये सारी वैल्यूज है ही नहीं, फिर भी यूपीएससी आपको सिलेक्ट कर दे, तो क्या आपको वैसे ही छोड़ देना चाहिए गधे माफिक कि हाँ भाई जाओ जाओ और एकदम डीसी बन के जाओ और खूब लूटो देश को?
क्या वैसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, कुछ तो तरीके होंगे कि भैया सिलेक्शन लेने के बाद भी आप में ये वैल्यू डेवलप की जा सके। क्या आर्टिफिशियली हम इन वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं? यूपीएससी ने इसी में पहले कई क्वेश्चन पूछ लिए हुए हैं कि मेथड्स सजेस्ट करो कैसे हम वैल्यूज वैल्यूज लोगों में डेवलप कर सकते हैं, मेथड्स सजेस्ट करो। ठीक है, जैसे अभी मिशन कर्मयोगी लास्ट ईयर चला हुआ था, मिशन कर्मयोगी, है ना, ये अनाउंस हुआ था। अब पता नहीं क्या हो रहा है इस मिशन का, उसके बाद एक भी न्यूज नहीं आई, है ना। कई सारी तो ऐसी चीजें हैं जो बस अनाउंस ही होती है, आगे पता नहीं क्या हो रहा है इसका, राइट। मैंने आई गॉट दीक्षा प्लेटफॉर्म भी नहीं देखा जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसके अंडर ट्रेनिंग मिलनी थी, तो मुझे नहीं पता इसका आजकल क्या हो रहा है। लेकिन मिशन कर्मयोगी लास्ट ईयर न्यूज में था, जिसका उद्देश्य ही यही था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए, मॉरल कैपेसिटी, वैल्यू बेस्ड कैपेसिटी एज वेल एज प्रोफेशनल कैपेसिटी। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप कोट भी कर सकते हैं, जैसे मिशन कर्मयोगी हो गया, कहीं पे भी क्वेश्चन आए, इवन गवर्नेंस में भी इससे रिलेटेड लास्ट ईयर GS2 में मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड इनडायरेक्टली पूछा हुआ था। ठीक है, तो मेथड्स टू डेवलप दीज वैल्यूज आर्टिफिशियली, कैसे आर्टिफिशियली इन वैल्यूज को हम डेवलप कर सकते हैं किसी आदमी में। पहली बात तो है कि भाई कोई भी ऐसा डेफिनेट मेथड नहीं है सर कि जिससे हम आर्टिफिशियली डेफिनेटली इनको डेवलप कर ही पाए। कोई ऐसा मेथड नहीं है, डेफिनेट मेथड नहीं है, हम डेफिनेटली कह ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इट डील्स विद कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, 10 दिन में नहीं बनता सर, जिंदगी लगती है। जब से आप पैदा हुए हो तब से आपकी सोच जैसी है, आपका वातावरण जैसा है, आपका कैरेक्टर भी वैसा ही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आपका एनवायरनमेंट कैसा था आपके बचपन से लेके। इसलिए कोई डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि इन मेथड से हो सकता है, पर फिर भी पर्सन शुड बी ओपन टू न्यू थॉट्स। पहली एक प्री कंडीशन है कि अगर आर्टिफिशियली आपको डेवलप करनी ही है वैल्यू, तो सिर्फ उस आदमी में ही ये डेवलप की जा सकती है जो आदमी ओपन हो नए थॉट्स के लिए। भाई क्या फायदा उस आदमी को सुना के, क्या फायदा जो सुनने को रेडी ना हो, जो बस हाँ मतलब सेमिनार अगर करवा भी दो तो ऐसे कई टीचर होते हैं जो एकदम सोए रहेंगे सेमिनार में, एकदम समोसा वमोसा खा के एकदम चाय चटनी लपेट के बढ़िया एकदम सोएंगे, फिर टेबल पे, फिर 4 बजे उठेंगे सेमिनार से बाहर और बोलेंगे वाह भाई वाह, सरकार ने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, दैट इज देयर सेमिनार। तो ऐसे आदमियों को कैसे आप समझाओगे? तो आदमी पहले ओपन होना चाहिए नए थॉट्स को सुनने के लिए, ईगर होना चाहिए, उसमें इच्छा तो होनी चाहिए कुछ नया सीखने की। तो प्री कंडीशन तो ये है ना। अगर पूछा जाए कि भैया वैल्यू सिस्टम को री ओरिएंट करने के लिए क्या प्री कंडीशंस आप कहेंगे, तो पहली प्री कंडीशन यही है सर। अब मेथड्स क्या है? वही सारे रद्दी सारे जितने भी मेथड्स हैं, है ना, जो मैंने कई सारे बुक्स में 2-3 बुक्स जो पढ़ी हुई है, ये सारे मेथड्स मुझे वहां से निकले कि भाई कैसे आप उसका कैरेक्टर बदल सकते हो किसी आदमी का। भाई इंडक्शन कोर्सेज, सबसे पहले तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में आप जाओ, कहीं भी आप कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, इंडक्शन कोर्स सबसे पहले इंडक्शन एक मीटिंग होती है, बताएंगे कि भैया हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा है वगैरह वगैरह वगैरह, आपको ऐसे रहना पड़ेगा। पहला मेथड ये है ना। तो अगर ऐसे आपसे मेथड पूछे जाए तो आप एक ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप इंडक्शन कोर्सेज, यहाँ दूसरा, यहाँ कोई तीसरा मेथड, यहाँ कोई चौथा मेथड, बस इतने में, ठीक है। फिर वैल्यू सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज वगैरह, ये वही चीजें हैं। अप्रिशिएटिंग द पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया जब आप अच्छे चरित्र वाले लोगों को, गुड कैरेक्टर के लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, अवार्ड वगैरह देंगे उनको, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे कि भैया यार इसको तो बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, सीईओ से, डीसी से इसको तो बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। सो वी शुड अप्रिशिएट गुड कैरेक्टर ऑफ पीपल, द पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर। व्हाई? क्योंकि ये बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे आगे कुछ अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि भाई कॉन्टिन्यूअस डिस्कशंस होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका क्या फायदा है कि भैया हम अगर अपने वैल्यू सिस्टम को सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो जो वैल्यूज बैठी हुई है, अगर हमें उसे चेंज करना है तो कॉन्टिन्यूसली हमें कुछ ऐसे थॉट्स डालने पड़ेंगे जो कि बेटर हो उन थॉट्स के कंपैरिजन में जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में घुसे हुए हैं। वो थॉट्स कैसे आएंगे? नए थॉट्स। जितनी ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन हम बाहर से लेंगे, उतना हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को जानेंगे, ठीक है। और वैल्यू हॉराइजन्स, इससे लोग अपना एक्सपैंड कर सकते हैं।
नई नई चीजें वो सीखेंगे, दूसरों की वैल्यूज सीखेंगे कि भैया हाँ यार, एक अच्छा आदमी ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? जितनी ज्यादा हम डिस्कशन डिबेट करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिबेट कल्चर, डिस्कशन कल्चर या आइडिया के एक्सपेंशन का, आइडियाज के एक्सचेंज का कल्चर जितना ज्यादा होगा, उतना बेटर हम ये नई वैल्यूज उनमें क्रिएट कर पाएंगे। तो आई थिंक वी शुड एंड द लेक्चर हियर। बाकी ये सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और थैंक यू सो मच। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वी ऑल नीड योर सपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा कोर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये अच्छा है आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी इनिशिएटिव्स भी हमारे फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।